नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कंपटीशंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पटवारी परीक्षा बस अब होने को ही है, संडे को परीक्षा है और आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से कर चुके होंगे, उसको वाइंड अप कर रहे होंगे, अंतिम रूप दे रहे होंगे। हमने भी आपको बहुत सारे प्रश्न भेजने का प्रयास किया और अच्छे कंटेंट के साथ भेजने का प्रयास किया, अच्छे विवरण के साथ भेजने का प्रयास किया। संभव है कि ये आपको मदद आने वाली परीक्षाओं में अवश्य करेंगे। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ इस वीडियो को हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर नज़र दौड़ा लेते हैं शीघ्र से। 51वां प्रश्न हम जो है पिछली सीरीज से आगे बढ़ते हुए 51वां प्रश्न देखते हैं कि पांचवी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे। पांचवी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे वंशीधर भगत। साथियों, प्रोटेम स्पीकर के बारे में आप जानते ही हैं कि प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं। कि जब नवनिर्वाचित विधानसभा होती है, उसके नवनिर्वाचित विधायक होते हैं, उनको शपथ दिलवाने का कार्य और पहली बैठक को आरंभ करने का कार्य प्रोटेम स्पीकर के ही द्वारा किया जाता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं और ये तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि विधानसभा का या सदन का स्थायी रूप से अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। तो ये एक व्यवस्था प्रोटेम स्पीकर की रहती है किसी भी विधानसभा में। उत्तराखंड में अभी तक 4 विधानसभाएं हो चुकी हैं। इन 4 विधानसभाओं में जो 4 प्रोटेम स्पीकर बने हैं उन पर भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। काजी मोइनुद्दीन पहले थे। नंबर 2 पर जो बने वो हरबंश कपूर बने और नंबर 3 पर मातवर सिंह कंडारी बने। नंबर 4 पर डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल बने और 5वें नंबर के जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो 2022 में जिन्हें इस कार्य को करने के लिए कहा गया वो वंशीधर भगत थे। तो इस प्रकार प्रोटेम स्पीकर की संख्या 5 हो चुकी है इस समय उत्तराखंड में। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अत्यंत अल्प आयु में 5 वर्ष की आयु में, अत्यंत अल्प आयु 5 वर्ष की आयु में राजा बनने वाले शाह राजा कौन थे। तो ये आंसर है प्रतीप शाह ने 5 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली थी। इनके पिता जो थे वो दिलीप शाह थे, जिनका आकस्मिक निधन हो गया था और इन्होंने अल्प आयु यानी कि 5 वर्ष में ही राज्य गद्दी संभाल ली थी और अबोध बालक के रूप में इन्होंने संभाली थी। 1717 के से आरंभ होकर के 1772 तक इनका शासनकाल रहा और इनकी केयर टेकर जो रही वो जिया कनक देई संरक्षिका रही, जिया कनक देई। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कवि सूरत के नाम से रचना लिखता था। हम जानते हैं साथियों कि कवि सूरत के रूप में रचनाएं उत्तराखंड में प्रकाशित हुई हैं, लिखी गई हैं और इनका जो संबंध है वो सुदर्शन शाह से है। सुदर्शन शाह उपनाम कवि सूरत के नाम से रचनाएं लिखा करते थे। सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के पहले शासक रहे जो कि 1815 से लेकर के 1859 तक शासन जिन्होंने टिहरी रियासत पर किया। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कानन देव पर्वत कहाँ है। कानन देव पर्वत साथियों चंपावत जनपद में कानन देव पर्वत है। उत्तराखंड में बांखे क्या है। बांखे स्थानीय भाषा का कोई शब्द है और ये किसी भाषा का शब्द है और इसमें इसका अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। भोटिया पुरुषों के ऊनी जूतों को बांखे कहा जाता है। भोटिया जनजाति की जो भाषा है, भोट भाषा, उसमें जो है बांखे शब्द का प्रयोग किया जाता है भोटिया पुरुषों के ऊनी वस्त्रों को लेकर के। तो ये प्रश्न भी आने वाले समय में कभी ना कभी आपको मिल सकता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि स्थानीय भाषाओं को लेकर के भी प्रश्न किए गए हैं। तो ट्रेवल्स ऑफ मुगल अंपायर के लेखक कौन थे, ये क्वेश्चन आ रहा है। ये फ्रांसवा बर्नियर इसके लेखक थे। फ्रांसवा बर्नियर भारत में 1658 में आए थे और इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। तो इस यात्रा वृत्तांत के बारे में इन्होंने जो लिखा उस पुस्तक का नाम था ट्रेवल ऑफ मुगल अंपायर। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया। भारतीय वन अधिनियम जो था वो 1927 में दिया गया था। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। 57वां क्वेश्चन हो चुका। 58वां क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। साथियों, रंजना प्रकाश देसाई, जिनकी नियुक्ति 27 मई 2022 में की गई थी, उनको गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। रंजना प्रकाश देसाई। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के ऊपर एक कमेटी बनाई है और ये ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। तो ये प्रश्न भी अच्छा हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा आने वाले समय में।
अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, राजेंद्र सिंह ने किस ऊंची चोटी को फतेह किया है? राजेंद्र सिंह एसडीआरएफ के जवान हैं उत्तराखंड के, और इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर फतह किया है। किलीमंजारो पर इन्होंने फतह किया है, और ये चोटी जो है तंजानिया में है। तो तंजानिया की चोटी जो है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 5,895 मीटर, इसको फतह करने का काम किया है। और ये एसडीआरएफ के जवान हैं, पूर्व में ही बता दिया, अब फिर से लिख दे रहा हूँ कि एसडीआरएफ के ये जवान हैं। तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये भी किसी ना किसी परीक्षा के लिए। कौन सी जाति उत्तराखंड में खानों से धातु एकत्र करने का कार्य करती थी? ये जाति है अगरिया जाति। ये अगरिया जाति है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, इतिहासकार ने गढ़वाल को भाषा के रूप में कहा है? किस इतिहासकार ने ये बात कही है कि गढ़वाली भी एक भाषा है? तो ये इतिहासकार है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक में इस बात को लिखा है, और ये पुस्तक जो है लैंग्वेजेस पर ही लिखी गई है, भारतीय भाषाओं पर। तो बढ़िया क्वेश्चन ये हो सकता है। इसका नाम है उत्तर जो नंबर 3 है मैक्स मूलर, वहीं आप जाएंगे। कभी भी ये प्रश्न आए तो मैक्स मूलर को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, झूमा देवी पर्वत शिखर कहाँ है? झूमा देवी पर्वत शिखर साथियों चंपावत में है। झूमा देवी का मंदिर भी है, जो कि नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर पड़ता है। यहाँ पर संतान उत्पत्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है माँ झूमा देवी के मंदिर में। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न बढ़ते हैं, उत्तराखंड का खजुराहो किसे कहा जाता है साथियों? उत्तराखंड का खजुराहो द्वार हाट को कहा जाता है। द्वारा हाट को कहा जाता है उत्तराखंड का खजुराहो। वास्तव में इसे हम कुमाऊं का खजुराहो भी लिखा हुआ कई जगह आपको मिल जाएगा। तो यह कुमाऊं के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, 55 मंदिरों की, और इनको 8 ग्रुपों में, 8 वर्गीकरण में इनको बांटा गया है। ये भी प्रश्न आया हुआ है। और जो अगर हम देखें तो 8 जो है समूहों में बांटा गया है, 8 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। और इनके अगर मंदिरों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो 3 तरह से वर्गीकरण इसका हमें मिलता है, कचहरी, नंबर 2 मानिया, और नंबर 3 रत्नदेव। तो ये इसका वर्गीकरण है मंदिरों का। 3 प्रकार के मंदिर यहाँ पाए जाते हैं, उनका वर्गीकरण इस तरह से। कत्यूर राजाओं की ये राजधानी रहा, तो ये माना जाता है कि कत्यूरों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत का एडिनबरा किसे कहते हैं? भारत का एडिनबरा साथियों मसूरी को कहते हैं, जिसकी खोज 1827 में कैप्टन यंग द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड को टिहरी बांध से रॉयल्टी कितनी प्राप्त होती है? रॉयल्टी का आशय है कि टिहरी बांध से प्राप्त होने वाली जो बिजली है उत्तराखंड को कितनी प्राप्त होगी अधिकार के रूप में, अधिकार शुल्क के रूप में। ये 12% बिजली है। ये ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न इस तरह के आते हैं तो उस समय असुविधा हो सकती है, बड़े ध्यान से इस प्रश्न को समझ लीजिए। 66वां प्रश्न हम करते हैं, कमिश्नर जिसने डबल लॉक की व्यवस्था की थी, कमिश्नर जिसने डबल लॉक की व्यवस्था की थी, कमिश्नर ट्रेल ने उत्तराखंड में डबल लॉक की व्यवस्था की थी। और ये डबल लॉक की व्यवस्था उन्होंने 1824 में की थी। डबल लॉक की व्यवस्था 1824 में की गई थी। ये ट्रेजरी की व्यवस्था थी, ट्रेजर पर जो कंट्रोल करने की व्यवस्था थी, जिसे हम डबल लॉक व्यवस्था, ये आज भी ट्रेजरी में जारी है डबल लॉक व्यवस्था। और इसकी एक चाबी कलेक्टर और एक चाबी ट्रेजरार के पास हुआ करती थी। 67वां प्रश्न हम पढ़ते हैं, उत्तराखंड का प्रथम पंजीकृत स्कूल कौन सा है? दून कॉलेज या दून विद्यालय के नाम से इसे हम जानते हैं, दून विद्यालय। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1934 में हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? ये भी ध्यान दीजिए, सतीश रंजन दास द्वारा। सतीश रंजन दास द्वारा इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। बढ़िया एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, पथिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये जयानंद भारती ने इसका संपादन किया था। ये प्रश्न आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, 69वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राजधानी चयन आयोग को कितनी बार विस्तारित किया गया था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 11 बार इसको विस्तारित किया गया है। और इसकी स्थापना का वर्ष हम देख लेते हैं, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी तिथि भी देखें तो 11 जनवरी को दी गई थी। और इसमें जो है राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित। जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित इसके अध्यक्ष हुआ करते
तो ये जो है अच्छा प्रश्न हो सकता है। 70वां प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से कौन सा स्थान चंद्रनगर कहलाता है? साथियों, गैरसैंण को ही चंद्रनगर कहा जाता है। गैरसैंण जो है, गैर और सैंण दो शब्दों से मिलकर बना है। गैर का मतलब होता है गहरा स्थान और सैंण का मतलब होता है भूमि। ठीक है, तो गहरे स्थान वाली भूमि को गैरसैंण कहा जाता है। इसका नाम चंद्रनगर है। इसको हम चंद्रनगर के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा 1992 में एक सभा की गई थी और उसमें गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई थी कि यदि उत्तराखंड राज्य बनता है तो इसकी राजधानी गैरसैंण होगी। तो उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा ही इसका नाम चंद्रनगर किया गया था। अच्छा प्रश्न है। 71वां प्रश्न हम देखते हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? ये उत्तर है तुलसी रावत। तुलसी रावत को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा अगर स्वाधीनता संग्राम में अगर हम देखते हैं कि कौन महिला थी जो पहली बार जेल गई थी, तो वो थी बिश्नी देवी शाह। बिश्नी देवी शाह, अच्छा प्रश्न है ये भी। और बिश्नी देवी शाह के संबंध में अभी ट्वीट करके द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपने ट्वीट में बिश्नी देवी शाह को, जब उत्तराखंड में वो आई थी जनवरी में, तो उस समय जो है उन्होंने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा जब उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद की है, तो उसमें उन्होंने बिश्नी देवी शाह का जिक्र भी किया है। तो ध्यान रखिएगा इस तथ्य को भी। 72वां क्वेश्चन है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? ये पहले आ चुका है। 1843 में साथियों इसकी स्थापना हुई है। बस इसको ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का घराट विहीन जनपद कौन सा है? घराट विहीन जनपद ऊधम सिंह नगर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी घराट होने का साक्ष्य नहीं मिला है अभी तक। उत्तराखंड में घराट एक जो पर्वतीय क्षेत्रों में चक्की के रूप में प्रयोग होने वाला एक यंत्र समझ लीजिए, एक चक्की समझ लीजिए, जिसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता। पानी की बहुत तेज धार एक चक्के पर डाली जाती थी। उस चक्के के घूमने पर टरबाइन की तरह वो चक्का घूमता था और तब जाकर के उस चक्के के घूमने के साथ जो है वो जो चक्की थी वो भी घुमा करती थी और उस चक्की से मोटे अनाज पीसा करते थे। तो गेहूं और जो मोटे अनाज उत्तराखंड में मंडुआ टाइप के अनाज जो थे, उनको भी इसमें पीसने का कार्य किया जाता था। और साथ ही जो है इस पतनाले को, जिससे वो मोटी धार चक्के पर डाली जाती थी, वो 49 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। तो ये प्रश्न भी अच्छा हो सकता है। वर्तमान में घराटों के पुनर्जीवित करने का काम उरेडा द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 74वां प्रश्न है, टिहरी रियासत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815 में टिहरी रियासत का साथियों जन्म हुआ था और इसके पहले जो शासक थे वो सुदर्शन शाह थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से एक बार। और भवाली सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। भवाली सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना जो है वो 1912 में की गई थी। ये टीबी का अस्पताल था, ट्यूबरक्लोसिस का, तपेदिक रोग के लिए जो ये अस्पताल बनाया गया था वो भवाली में बनाया गया था 1912 में। और एशिया का सबसे बड़ा टीबी हॉस्पिटल भी होने का इसे गौरव प्राप्त था। एशिया का सबसे बड़ा टीबी हॉस्पिटल था किसी समय पर। वर्तमान में ये नहीं है, इसीलिए इस संबंध में कोई तथ्य आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। किसी समय इसको एशिया का सबसे बड़ा टीबी हॉस्पिटल माना जाता है। यहाँ पर कमला नेहरू जैसे जो जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी, उन्होंने यहाँ पे अपना इलाज करवाया था। कमला नेहरू के बारे में अगर हम बात करें तो 10 मार्च 1935 से लेकर के 15 मई 1935 तक वो यहाँ रही थी और इस दौरान जवाहरलाल नेहरू भी उनसे भेंट करने के लिए कई बार आए। 15 मार्च को जवाहरलाल नेहरू आए। 15 मार्च और 1 अप्रैल और 5 अप्रैल, ये तो तिथियां जवाहरलाल नेहरू के आने की थी। उसके बाद जो है 1 मई को भी जवाहरलाल नेहरू आए और 14 मई को भी जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आए थे। तो ये अच्छा क्वेश्चन भवाली सैनिटोरियम के संबंध में हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको फिर से 25 क्वेश्चन जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, इनको हमने आपके सामने अच्छे तथ्यों के साथ अपनी तरफ से दिया है। आशा है आप इन प्रश्नों से अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरी उम्मीद भी है और मैं आपको सभी को शुभकामनाएं